दादाजी और मैं खेतों में तीतर का शिकार कर रहे थे। अचानक मैंने शियाओ गौजी को देखा, जो कई दिनों से गायब था। उसे किसी ने अपने सिर के ऊपर उठा रखा था और वो मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। जैसे ही मैं उसे आवाज देने वाला था, दादाजी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और दौड़ते हुए घर ले आए। घर पहुंचते ही दादी तुरंत दरवाजे पर आई। क्या हुआ? दादाजी जमीन पर बैठ गए, कांप रहे थे और बुरी तरह डरे हुए थे। पहाड़ की तलहटी में एक काला भालू आ गया है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ दशकों से कोई काला भालू नहीं देखा गया। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने उसे कुछ और तो नहीं समझ लिया? क्या वो सच में काला भालू था? कोई गलती नहीं है, उसने एक आदमी को खा भी लिया। क्या? किसे खाया? दादी डर के मारे कांपने लगी और मैं उन्हें सहारा देने के लिए तेजी से उनके पास गया। दादाजी, दादी, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो पहाड़ पर तीतर का शिकार कर रहे थे, है ना? मैंने बस शियाओ गौजी को मुझे हाथ हिलाते हुए देखा था। काला भालू कहाँ से आ गया? मुझे क्यों नहीं दिखा? तुम अभी छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। जो तुम्हें हाथ हिला रहा था वो शियाओ गौजी नहीं था, वो एक काला भालू था। उसने शियाओ गौजी को खा लिया था और तुम्हें हाथ हिलाने के लिए उसके कपड़े पहन रखे थे। दादाजी, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो आपने मुझे बताया था कि काले भालू चालाक और बुद्धिमान होते हैं। उन्हें लोगों को लुभाने के लिए खड़े होकर हाथ हिलाना पसंद है ताकि वे उन्हें खा सकें। तभी शियाओ गौजी इतना अजीब लग रहा था। असल में वो भालू ही था जिसने शियाओ गौजी जैसा दिखने के लिए उसके कपड़े सिर पर पहन रखे थे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां नहीं जाने दिया, वरना वो तुम्हें भी खा जाता। मेरे पसीने छूट गए दादाजी, क्योंकि उस भालू ने मुझे लुभाने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि वो गांव के दूसरे बच्चों के साथ भी यही चाल चल सकता है? हफ, मुझे इसी बात की चिंता है। मैं शियाओ गौजी के माता पिता से कहूंगा कि वे उसे ढूंढना बंद कर दें। दादी ने सिर हिलाया। बुजुर्ग, हम किसी आदमखोर भालू को आसपास नहीं रहने दे सकते। गांव के मुखिया से बात करो और उनसे कहो कि वे उसे जल्दी से हटाने के लिए एक दल बनाएं। ठीक है, तुम और टिएडन घर पर ही रहना। दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना। जब तक मैं वापस ना आऊं, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना और किसी की बात का जवाब भी मत देना, ठीक है? हाय, बेचारा छोटा गौजी कितना डरपोक बच्चा था। सोचकर बुरा लगता है कि उसकी किस्मत में ऐसा भयानक अंत लिखा था। गौजी मेरा खेलने का साथी था। 5 दिन पहले हम खेतों में खेल रहे थे, तभी उसके पिता उसे शहर के बाजार ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, उसके पिता ने कहा, गौजी, मैं अपना फोन भूल गया हूं, मैं उसे लेने वापस जा रहा हूं। तुम यहीं इंतजार करना और कहीं दूर मत जाना। जब उसके पिता वापस आए तो गौजी कहीं नहीं मिला। ये सब मेरी गलती है। मैं उस फोन के लिए वापस क्यों गया और गौजी को खो दिया? मुझे वो दिन याद है। मैंने साफ देखा था कि जब वो गौजी को लेने आया था तो उसके पास फोन था। उसने झूठ क्यों बोला कि वो फोन नहीं लाया है? बाद में बच्चा होने के नाते मैं खेल में मगन हो गया और सब भूल गया। दादाजी ने एक बड़ा सा गंडासा उठाया और बाहर निकल गए। दादी, अगर दादाजी का सामना उस काले भालू से हो गया तो? दिन का समय है, वो बाहर नहीं आएगा। वैसे भी वो खाने पीने में बहुत नखरे वाला है। जब वो इंसानों का शिकार करता है तो अपने शिकार को पहले ही चुन लेता है। तुम्हारे दादाजी ठीक रहेंगे। दादी ने वहीं बात रोक दी। बिना कुछ और कहे उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए और उन्हें जलाने के लिए आग के गड्ढे में फेंक दिया। दादी, आप क्या कर रही हैं? तुमने जो कपड़े पहने थे, हो सकता है उन पर भालू की गंध लग गई हो। अब तुम उन्हें नहीं पहन सकते। फिर दादी ने लहसुन की एक कली ली और उसे मेरे शरीर पर मला। उम्मीद है कि ये लहसुन उस गंध को मिटा देगा जो उसने तुम पर छोड़ी थी, ताकि वो तुम्हें ढूंढता हुआ ना आए। दादी, मैं तो उसके पास भी नहीं गया था। मुझ पर उसकी गंध कैसे आ सकती है? तुम समझ नहीं रहे हो। इंसानों का शिकार करने के लिए वो काला भालू उन जगहों पर मलमूत्र त्यागता है जहां लोग अक्सर आते जाते हैं, ताकि आने जाने वालों को उसकी गंध मिल जाए। जिस जगह पर तुमने अभी पैर रखा था, हो सकता है वहां उसके पेशाब का ढेर हो। दादी, क्या वो उस गंध का पीछा करते हुए मुझे ढूंढ लेगा? दादी ने सिर हिलाया। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनाने के बाद दादी ने मुझे तहखाने में धकेल दिया। अगले कुछ दिनों तक तुम तहखाने में ही रहना। जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। लेकिन बाथरूम जाने और खाने पीने का क्या? आलसी कहीं के, हमेशा पेशाब पखाना लगा रहता है। दादी तुम्हारा खाना तुम्हारे पास ले आएंगी। जहां तक बाथरूम की बात है तो कुछ दिन अंदर ही काम चला लो। मेरी बात सुनी? लेकिन मैं तहखाने में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं चुपके से बाहर निकल आया और छत पर भी चढ़ गया। दादी आंगन में व्यस्त थीं। कभी कभी गेट के बाहर किसी हलचल को सुनने के लिए कान खड़े कर लेती थीं। उनके सतर्क व्यवहार को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने छत की एक टाइल उठाई, ये सोचकर कि उन्हें चिढ़ाऊंगा। अचानक गेट पर जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। खटखटाने की आवाज इतनी जोरदार थी, बाहर जो भी था वो निश्चित रूप से इंसान नहीं था। दादी के हाथ से झाड़ू छूट गई। हालांकि कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन बाहर मौजूद चीज को शायद अंदर किसी के होने का एहसास हो गया था और उसने अपने शरीर से गेट पर जोरदार टक्कर मारना शुरू कर दिया। कोई चीज गेट पर जोर जोर से टकरा रही थी। मैं जल्दी से छत से नीचे उतरा और दादी के पास भागा। तुम बाहर क्यों आए? जल्दी अंदर जाओ और छिप जाओ। वो काला भालू हमें ढूंढने आया है। मैं नहीं जाना चाहता तो चुप रहो, मैं अभी वापस आती हूँ। कुछ ही पलों में दादी लकड़ी का गट्ठर लेकर लौटी। उसे लोहे के गेट के पास ढेर किया और आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगीं और जल्द ही लोहे का गेट लाल गर्म हो गया। बाहर टक्कर मारने की आवाज आखिरकार बंद हो गई और उसके बाद भारी खड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनाई दी। यहीं रहो और हिलना मत, मैं उसे डराकर भगाने के लिए पटाखे लेने अंदर जा रही हूँ। दादी ने पटाखे निकाले और उन्हें गेट के बाहर फेंक दिया। जोरदार चटकने और फटने की आवाज आई और उसके बाद एक धीमी तीखी चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसने जो पटाखे फेंके थे वे सच में उस जीव को लगे थे। जल्द ही मुझे फिर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी।
दादी ने गेट की दरार से झांका। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो जीव चला गया है तो वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ मिनट तक सांस संभालने के बाद वो मुझे खींचकर वापस घर ले गईं। ये चालाक है, इसे जल्द ही पता चल जाएगा कि हमारे पास इसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बस यही 2 तरीके हैं और ये वापस आ जाएगा। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज फिर से शुरू हो गई। हमारे चेहरे का रंग उड़ गया। बुढ़िया, ये हमारे लिए आया है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो दिन का उजाला है, इसने हमें कैसे ढूंढ लिया? बूढ़े आदमी, जिस तरह से उस काले भालू ने अभी हरकत की, उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो भूखा था या हमें खाना चाहता था। ऐसा लगा जैसे वो बदला लेने आया हो। दादाजी दरवाजे की ओर घूरते रहे। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन वो ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें गांव का मुखिया मिला? उसने क्या कहा? गांव का मुखिया नहीं चाहता कि गांव वाले जोखिम उठाएं। उसने हमसे कहा कि आज ही गांव छोड़कर शहर में रहने चले जाएं और कभी वापस ना आए। उसका सोचना है कि अगर भालू हमें ढूंढ नहीं पाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। दादी पूरी तरह हैरान थी। वो अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में रही थी। मुखिया का दिमाग खराब हो गया है। भालू का शिकार करने के बजाय वो चाहता है कि हम चले जाएं। उसे इतना यकीन कैसे है कि अगर हम चले जाएंगे तो भालू भी चला जाएगा? मैंने भी उससे यही कहा, लेकिन उसने दावा किया कि काले भालू खाने पीने में नखरे वाले होते हैं और उन्हें चुनौती पसंद होती है। उसने कहा कि चूंकि भालू को अपने शरीर में फांसे उस लोहे के टुकड़े का स्वाद लग गया है, इसलिए वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो टुकड़ा निकल न जाए। एक बार टुकड़ा निकल जाने पर भालू चला जाएगा। क्या? उसे ऐसी बेतुकी बात कहां से सूझी? मैंने उससे कहा कि अगर भालू भूखा हो तो वो कुछ भी खा लेगा, यहां तक कि गंदगी भी। लेकिन उसने मुझे बुरा भला कहा और पूछा कि क्या मैंने गंदगी खाई है। गांव का मुखिया आमतौर पर थोड़ा जिद्दी था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेतुका व्यवहार करेगा। बूढ़े आदमी, तुम्हारा क्या सोचना है? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए? जब उन्होंने इस बारे में और सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका परिवार पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था। शहर जाने का मतलब था वो सब कुछ छोड़ देना। साथ ही गांव का एक नियम भी था, अगर किसी परिवार के खेत 3 महीने से ज्यादा समय तक बिना खेती के रहते तो जमीन को दोबारा बांटने के लिए गांव को वापस करना पड़ता था। वे खेती की उन कुछ एकड़ जमीन को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तीसरे चाचा, दरवाजा खोलिए, गांव के मुखिया ने मुझे भेजा है। दादी ने दरवाजा खोला तो देखा कि छोटा गौजी का पिता वहां खड़ा था। उसने जमीन पर पड़े पटाखों के रैपर और फिर लोहे के गेट की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए सख्त हुए और फिर तुरंत सामान्य हो गए। तीसरे चाचा, क्या सब कुछ पैक हो गया है? मुखिया ने कहा था कि मैं आपको शहर ले जाऊं जब तक अभी जल्दी है। क्या मैंने नहीं कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं? तो क्या वो हमें जबरदस्ती गांव से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? तीसरे चाचा, गांव के मुखिया आपकी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, तो वापस जाओ और मुखिया से कह दो हमारा परिवार कहीं नहीं जा रहा है। तीसरे चाचा, बस वही कीजिए जो मुखिया कह रहे हैं। मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। तुम्हारे लिए मुश्किलें कौन खड़ी कर रहा है? क्या अब हमें अपने लिए फैसला लेने का भी अधिकार नहीं है? हम कहीं नहीं जा रहे, अभी यहाँ से चले जाओ। तीसरे चाचा, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? काले भालू की नजर टिएडन पर है। क्या आप सच में चाहते हैं कि उसका भी हाल शियाओ गौजी जैसा हो? घर जाओ। चेन वू, मुझ जैसी बूढ़ी औरत को तुम्हें बुरा भला कहने पर मजबूर मत करो। दादी ने शियाओ गौजी के पिता की बात बीच में ही काट दी। उसने एक गहरी आह भरी और बिना पीछे मुड़े चला गया। उसे जाते हुए देखकर मुझे अचानक कुछ याद आया। दादाजी, जिस दिन शियाओ गौजी का पिता उसे लेने आया था, मैंने देखा था कि उसके पास उसका मोबाइल फोन था, लेकिन उसने जानबूझकर कहा कि उसके पास फोन नहीं है। शियाओ गौजी को गांव के प्रवेश द्वार पर अकेला छोड़ दिया और उसे लेने घर चला गया। इसी तरह शियाओ गौजी गायब हो गया। मेरी बात खत्म होते ही मैंने ऊपर देखा तो पाया कि शियाओ गौजी के पिता, जो वापस मुड़ गए थे, आंगन के गेट पर खड़े थे और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे देख रहे थे। मैं बुरी तरह कांप गया और यान मांग दादाजी के पीछे छिप गया। क्या बात है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम शहर नहीं जा रहे हैं तुम हमारा ऑक्सहेड पानी का जग छीनने की कोशिश कर रहे हो? शियाओ गौजी के पिता ने मुझे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, लेकिन जल्द ही अपनी नजर जमीन पर पड़ी टोपी की ओर घुमा ली। तीसरे चाचा, मैं तो बस उसे उठा रहा था। वैसे भी आपके परिवार की किस्मत का मुझसे क्या लेना देना? इतना कहकर उन्होंने टोपी उठाई और चले गए। टाइडन, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? क्या उस दिन सच में उसके पास उसका फोन था? मुझे पूरा यकीन है। बुजुर्ग, तुम्हें क्या लगता है चेनवू ने झूठ क्यों बोला? दूसरों के मामलों की चिंता करना छोड़ो, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि काले भालू से अपना बचाव कैसे करें। काफी देर की खामोशी के बाद दादाजी ने अचानक दादी जी से कहा, अरे माओ बुढ़िया, चलो शहर ही चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। दादी जी ने मेरी तरफ देखा और तुरंत हमारे सभी कीमती सामान को इकट्ठा करने के लिए अंदर चली गईं। दादाजी गधे वाली गाड़ी ले आए और वो सब कुछ लाद दिया जो हम अपने साथ ले जा सकते थे। दादी जी ने गाड़ी के पिछले हिस्से में लकड़ी का एक गट्ठर रखा, फिर मुझे गोद में लेकर आगे बैठ गईं। चलो। लेकिन जैसे ही लोहे का गेट खुला, हमने देखा कि गांव वालों की भीड़ वहां एक साथ खड़ी थी। वे बदमाश, साफ तौर पर उन्हें गांव के मुखिया ने हमें शहर जाने के लिए मनाने के लिए भेजा था। हालांकि जैसे ही उन्होंने हमें गाड़ी पर बैठे, बैग और गठरियों से घिरे हुए देखा, वे तुरंत स्थिति समझ गए। गांव का मुखिया भीड़ से आगे बढ़ा। मुझे माफ करना, मैं बस आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसीलिए मैंने इतनी कठोर बात कही। कृपया इसे बुरा मत मानिएगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं और उनसे कहता हूं कि वे उस भालू का शिकार करने के लिए किसी को भेजें।